देखिए बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हमारा सीबीएसई का हिस्ट्री का जो पेपर है वो 12th क्लास का 30 मार्च को है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने हमारे स्टूडेंट्स से हमसे कहा कि सर इसका क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो क्विक रिवीजन मैं आपको करा रहा हूँ और क्विक रिवीजन में हम मॉडर्न इंडिया से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा थर्ड पार्ट है इतिहास का, वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसका जो लास्ट चैप्टर है वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम लास्ट से आगे की तरफ चलेंगे। तो जैसा कि ये चैप्टर है संविधान का निर्माण एक नए शुरुआत, तो मैं इसमें जो भी चीजें आपको बताता चलूंगा कंटेंट वाइज, आपका दिमाग में आपको रखते जाना है और उन पॉइंट्स को देखना है जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आएगा उसमें मदद करेगा। और दूसरी जो मदद होगी वो होगी आपकी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी उस पॉइंट्स को आप रख सकते हैं, जिससे आपका नंबर कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्योंकि समय कम है। तो संविधान में सबसे पहली लाइन से एक क्वेश्चन आ सकता है जो आपको बता भी चुका हूं, लेकिन इसको एक बार और देख ले कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। इसमें दो क्वेश्चन पुटअप होता है बेटा कि भारत का संविधान मैंने आपसे बताया था कि 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया और इसके बाद इस दिन ये याद रखिए कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ, तो पूरी तरीके से अगर पूछेगा रूप से लागू कब हुआ तो इस चीज को एकदम ध्यान में रखें, 26 जनवरी 1950। और इस डेट का महत्व यह है कि इसी दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। हमारे कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं बेटा जो इसी तारीख को लागू कर दिए गए थे। इसी नाते हम संविधान दिवस भी जो मनाते हैं वो 26 नवंबर 1949 को मनाते हैं। 26 नवंबर से हम साल सेलिब्रेट कर रहे हैं 26 नवंबर। इसको देख लीजिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। फिर आगे चलते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और इसमें आप देखिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट एक डेटा और आपको मिल गई कि जो भारतीय संविधान सभा जो बनी थी, यहाँ पे संविधान हमने बनाया था बेटा, वहां पर कब से कब तक बैठक चली। वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि यहाँ पे एनसीईआरटी के बीच में आपने किया हुआ है, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में ये बना था। तो आपको समय पता है बेटा, मैंने डेट भी आपको बता दिया था कि 9 दिसंबर 1946 से लेकर ये आपको मालूम होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 जो मैंने अभी आपसे बात की थी, ये हमारा कंटिन्यू संविधान बनने का समय है। अगर आप इसको निकालेंगे, चूंकि आप क्लास सीबीएसई का एग्जाम देने जा रहे हैं, सीबीएसई का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि वहां पर लगभग 3 वर्ष आपको याद रहना चाहिए। लेकिन चूंकि आप ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं और आगे आने वाले समय में यूपीएससी और अच्छी एलपीपीएससी और और बड़ी परीक्षाओं को फेस करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए, डेट भी याद रखिए बेटा, और आपके एग्जैक्ट ये भी टाइम पीरियड पता होना चाहिए। तो आपको पता है 2 साल और इसके अलावा आपको पता है 11 महीना और 18 दिन टोटल समय लगा था। अगर अप्रॉक्सीमेटली लगभग लेंगे तो ये कितना ईयर निकलेगा, 3 साल निकलेगा। इसको ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है आने वाले समय में भी और सीबीएसई में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए, जिस तरीके से इसमें एक दो क्वेश्चन और प्री में पूछ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जब हमारी संविधान सभा बैठी हो रही थी, कुल कितने सेशन हुए। सेशन का मतलब सत्र, मतलब कोई सेशन कितने होते, सत्र कितने होते। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके 11 सेशन हुए थे, ये आपको दिमाग में रखना है। हो सकता है सीबीएसई को कुल कितनी मीटिंग हुई थी, तो देखिए सेशन आपके 11 हुए थे, मीटिंग कितनी हुई थी यानी बैठक कितनी हुई थी, 165। ये आप मोटा मोटा याद रख लें। हो सकता है सीबीएसई इसको पुटअप करते सीधे सीधे कि संविधान बनाने में कुल कितने बैठकें हुई थी, तो आपको याद रखना चाहिए 165 और सेशन कुल कितने हुए थे, 11। ठीक है, इसको याद रखिएगा बेटा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में एक हेडिंग है आपका, मैंने आपको सुझाया भी था, उथल पुथल का दौर। मतलब ये कहने का मतलब है कि जब संविधान बन रहा था, मतलब जो संविधान बनने की डेट स्टार्ट 9 दिसंबर से स्टार्ट हुई, 9 दिसंबर 1946 से, उससे पहले कैसा माहौल था भारत में। तो देखिए, उससे पहले आपको ये पता है कि एक बड़ा आंदोलन हुआ था जो गांधी जी का तीसरा बड़ा आंदोलन था। ये आपको मैं बता चुका हूं। आपको गांधी जी का 2 आंदोलन आपको पता है बेटा। सबसे बड़ा आंदोलन सबसे पहला असहयोग है, दूसरा 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको नमक आंदोलन भी आप कहते हैं, सिविल नाफरमानी आंदोलन भी कहते हैं। लेकिन इस समय इस जो आप 9 दिसंबर 1946 से जस्ट पहले कौन सा आंदोलन बड़ा हुआ, तो आपको पता 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ये याद रखें। इसी समय एक बहुत बड़ी घटना हुई है बेटा जो जीएस पर्पज से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है 1946 में ही शाही नौसेना विद्रोह हुआ था बंबई में। इसको एकदम इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, स्थान याद कर लीजिए। बंबई में हुआ था शाही नौसेना विद्रोह। शाही का इंग्लिश भी करके आ सकता है रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह कब हुआ था, 1946 में हुआ था, बंबई में हुआ था। ये दिमाग में क्वेश्चन बैठाइए, इन पर्पस सीबीएसई पूछ ले तो बहुत अच्छा, आने वाले समय में क्वेश्चन आपको मिल सकता है किसी भी कंपटीशन में, तो ध्यान रखिए इस चीज को। तो ये आपका एक और बड़ी घटना संविधान बनने के पहले जो आपको दिखाई पड़ रही है, ये शाही नौसेना का विद्रोह और ये भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का मेंशन किया है आपके बुक में, और ये बंबई में शाही नौसेना का विद्रोह, जिसको रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह भी कहते हैं। इसके बाद बहुत सारी घटनाएं चली हैं, जैसे कि इससे पहले वाले चैप्टर में जब गांधी जी का एक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद तो मैंने आपको बताया था कि उस समय भारत में 2 बड़ी पार्टियां
चल रही थी, एक कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है आप जानते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में, और एक और पार्टी उभर रही थी तेजी से, वो आपको पता है मुस्लिम लीग। तो याद रखिए इस समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में बहुत ज्यादा सामंजस्य नहीं है, उनके बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने उस पे, इस चीज को याद रखिएगा, इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको 3 पॉइंट लिखना है। मैंने बता दिया उधर उधर के दौर करके अगर पूछ आ जाए उस समय की क्या परिस्थितियां थी भारत में जब भारत का संविधान बन रहा था, तो आप बता सकते हैं उस समय उसी के जस्ट 4 साल पहले एक बड़ा आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। दूसरा आप मेंशन कर सकते हैं इस बुक में कि आपकी बुक ने दिया है कि 2 बड़ी पार्टियां उभर के आ चुकी थी जिनके बीच में सामंजस्य नहीं बैठ रहा था और दूरियां बढ़ती जा रही थी, और वो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस। और एक विद्रोह आपको बताई दिया बेटा, रॉयल इंडियन नेवी यानी शाही नौसेना विद्रोह 1946, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, बंबई में हुआ था। चलिए फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसी वीक में बेटा मुस्लिम लीग ने, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, क्योंकि मैं भी डिटेल आपको नहीं बता रहा हूं, रिवीजन के थ्रू बता रहा हूं, तो आप इस डेट को याद रखिए। डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था उन्होंने, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किया था। इसके तहत पूरे भारत में, खासकर आप उत्तर भारत के हिस्सों में, बंगाल और जो आपका बिहार का इलाका है, इन सारे इलाकों में उन लोगों ने दंगे फसाद किए, और दंगे फसाद करवाने का जो उससे बहुत सारे भारतीय प्रभावित भी हुए। तो इसको आप याद रखिए, वो डेट पूछ सकता है कि कब उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किया। तो याद रखिए बेटा अगस्त 1946। मैंने आपको ट्रिक भी बताया है, ट्रिक आपको पता होना चाहिए कि भारत की आजादी अगस्त 1947 है, तो उससे एक साल पहले अगस्त 1946 में आपका मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। इसको याद रखें। चलिए क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा तेजी के साथ। फिर हमको पता है ये डेट के लिए बताने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है, आप पढ़े लिखे हैं, तो ये डेट आपको जहन में शुरू से होगा जब से आप इस लायक हुए कि भारत का स्वतंत्रता दिवस कब से मनाया जाता है, तो इस चीज को बताने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं तेजी के साथ। अब हम यहाँ पहुंच जाते हैं बेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैंने आपको बताया था, पिक्चर से भी सीरियसली बहुत क्वेश्चन पुटअप कर देती है। एक क्वेश्चन बहुत पुटअप कर सकती है, ये कहाँ का सीन है, तो आपको मालूम चाहिए कि संविधान सभा में जब आजादी के जस्ट पहले 14 अगस्त 1947 को, ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया उद्बोधन है, स्पीच है, जो उन्होंने कहा था। इसमें 2-3 पॉइंट याद रखें, पूरी स्पीच आप नहीं याद भी कर सकते, तो आप याद रखिए ये बहुत फेमस हुआ था उनका कि अर्धरात्रि के इस क्षण में जब दुनिया सो रही है तो भारत जीवन और स्वतंत्रता की ओर जा रहा है। ये स्टेटमेंट सीधा सीधा आपका आ सकता है, इस चीज को आप लिख लीजिए और कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। इनके सीबीएसई दे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आने वाले समय में आपको बहुत सारे पेपर भी आपको मिल भी जाएगा और आने वाले समय में मिलेगा भी। तो याद रखेंगे जब दुनिया सो रही है अर्धरात्रि में तो हमारा भारत पूरा जाग रहा है। इसलिए जाग रहा है बेटा स्वतंत्र और जीवन की हर प्रणाली, जिसको लिए हम इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। चलिए इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद ये डेट क्या है, 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि है, तो आप समझ सकते हैं कि 15 अगस्त की रात और 14 अगस्त की रात का बीच का समय है। इसको याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे। चलिए इसके बाद आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा। फिर आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे हैं, तो इसमें 1-2 सवाल और मैंने बताया था, चूंकि पैराग्राफ वाइज आपको बता रहा हूं ताकि आपको कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो आपको मालूम है कि उस समय जब संविधान सभा बन रही थी तो अंग्रेजों को बाहर निकालना ही समस्या नहीं थी कि भारत से बाहर कर दे। एक बहुत बड़ी समस्या मैंने अभी आपको बताया था, मुस्लिम लीग। लगातार मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं और ऐसे कोई संभावना नहीं बन पा रही थी कि दोनों के बीच में सामंजस्य बैठ जाए और भारत में एकता स्थापित हो जाए। दुनिया बढ़ती जा रही थी बेटा, और इस दुनिया बढ़ने का एक और दिक्कत तो ये था ही, प्लस भारत में बेटा एक दिक्कत और थी कि बहुत सारी रियासत यहां पर थी, और आपको पता है 552 से ज्यादा रियासतें भारत में नहीं है। तो ये रियासतों में कहीं पे नवाब शासन करते थे और कहीं पर राजा शासन करता था। ये भी दिक्कत है कि भारत का जो संविधान लिखा जाना शुरू हुआ तो ये रियासतें सीधे सीधे कह दी थी कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे, हम अलग थे, अपना हमारा जैसा शासन चलता है हम अपना शासन चलाएंगे, हम भारत संघ में शामिल नहीं होंगे। तो इसको ये भी समस्या थी, इन रियासतों को भी मिलाना एक समस्या थी। तो देखिए किस तरीके से 2 समस्या तो आपके सामने अभी दिख गई, एक तो आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग वाला और एक आपका रियासत वाला, ये भी आपकी समस्या हो गई। इसके बाद अब देखिए उसी समय का एक समकालीन प्रेक्षक, उस समय का कोई प्रेक्षक आया था, उसने बात कही थी जो मैंने अभी आपको बात बोली, देखिए लिखा भी हमसे आगे भी, कितनी बड़ी बात कही कि समकालीन प्रेक्षक ने कहा था कि कुछ महाराजा तो बहुत सारे टुकड़ों में बटे भारत में स्वतंत्र सत्ता का भी सपना देख रहे हैं। मतलब वो ऐसा सपना देख रहे हैं यहाँ के नवाब और राजा। उसने कहा कि भारत मतलब स्वतंत्र हो जाएगा लेकिन यहाँ पे सत्ता बहुत सारी होगी, बहुत सारे लोग शासन करते रहेंगे, इस तरीके का सपना वो देख रहे थे। तो आप समझ सकते हैं भारत की स्थिति बड़ी स्थिति कैसी रही होगी। एक नवजात जो कह सकते हैं कि एक शुरुआत हो रही थी भारत की स्वतंत्रता को, तो आसान नहीं था। स्वतंत्रता पाना मुझे लगता है टफ तो रहा है, लेकिन उसको हमें बनाना, बरकरार रखना
और उसके बाद आगे बढ़ना ये सबसे बड़ी समस्या थी जो आप देख रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। यानी संविधान ऐसा बनाना था कि इन सारी समस्याओं का निजात आंसर हमें कहां मिलना था, संविधान में मिलना था, संविधान में मिलना था। और उसी के आंसर ढूंढने के लिए हम लोगों ने स्टार्टिंग शुरू की। बेटा मैंने अभी ऊपर ही बता दिया था, वो स्टार्टिंग हमने 9 दिसंबर संविधान सभा का गठन शुरुआत कर दी है। आपको याद रहना चाहिए बेटा, ये बार बार मैं बता रहा हूं, उसको भूलिएगा मत। और यहीं से हमने स्टार्टिंग किया। याद रखिए, यहां से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आएगा 9 दिसंबर को जब बैठक हुई, तो आपको पता है बेटा कोई भी बैठक होती है या कहीं भी कोई मीटिंग होती है तो कोई ना कोई उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को, उसका जो अध्यक्ष बनाए गए वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे बेटा। वो पहले अध्यक्ष हैं। लेकिन हुआ क्या कि 2 दिन के बाद वो उस पद से हट गए और वहां पे 2 दिन के बाद इस पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को आ गए। तो इसी कारण यहां 2 क्वेश्चन बन जाता है कि पहले अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन पहले स्थायी अध्यक्ष कौन है जो बहुत दिनों तक रहेंगे, आप कह सकते हैं 26 नवंबर 1949 तक रहेंगे, आप कहें उसके बाद भी रहेंगे, वो कौन थे, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखेंगे। और ये 11 दिसंबर से हैं। देख लीजिए 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं और उसके बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी आ जाते जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति बनेंगे। याद रखिए। इसके बाद इसी के 2 दिन बाद आपको अभी आगे बताऊंगा, एक 13 दिसंबर का डेट जरूर याद रखिए 1946। 2 दिन तक के साथ एक बार नहीं बता दे रहा हूं। इसी दिन उद्देश्य प्रस्ताव बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूं। ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, प्रस्ताव पेश किया था। ये आ सकता है और डेट वाइज आ जाएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किस दिन पेश किया गया था। तो सीक्वेंस याद रखिए 13 दिसंबर। चलिए बात कर लेते हैं आगे बेटा। यहां पर अब आ गया संविधान सभा का गठन। अब संविधान सभा का गठन है तो जाहिर सी बात है कैसे हुआ, तो चूंकि मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, आपको जल्दी से बता के आगे बढ़ूंगा कि यहां पर 2-3 पॉइंट याद रखिए। क्वेश्चन असर्शन और रीजन में आ सकता है, तो ये याद रखिएगा, ये लाइन उठा के रख देगा कि भारत में जो संविधान सभा बनी थी उसके सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर हुआ था कि नहीं हुआ था। आप याद रखें, नहीं हुआ था, डायरेक्ट जनता ने नहीं चुना था। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा बनेगा कि संविधान सभा जो भारत की बनी थी, जो उसका गठन हुआ था, उसके सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता ने किया था, यानी सार्वभौमिक मताधिकार था कि नहीं था। तो आप बोलेंगे नहीं था, यानी अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आए थे। चलिए बात कर लेते हैं आगे थोड़ी सी और। इसके बाद यहां पर बहुत सारी चीजें, आपको पता है 2 ही पार्टियां उस समय डोमिनेट कर रही थी। मैंने बता दिया है बहुत सारी पार्टी, केसर प्रजा पार्टी है, इसके बाद अब मुस्लिम लीग है, कांग्रेस है, बहुत सारी है। लेकिन हमें ध्यान देना इन 2 पार्टियों पे। एनसीईआरटी आपकी जो 12th की इस 2 पार्टियों पर फोकस कर रही है। तो आप याद रखिए बेटा कि यहां पर जब चुनाव हुआ, खासकर मैंने आपको बता दिया, जल्दी से आपको बता दूं, आपको याद होगा बेटा कि भारत में 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रहे हैं, जिसमें आपको पता है एक 1909 का, वैसे तो बहुत सारे हैं 1773 से, मैं उस डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट और बहुत सारी चीजें। अभी जो चैप्टर में उसको बता रहा हूं 1919 का बेटा और 1935 का, ये तीनों याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका है आपका मार्लियामेंटो, याद रखेंगे मार्लियामेंटो, ये है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये जरूर याद रखिए क्योंकि ये पीछे दिया हुआ है आपके बुक में, इस चैप्टर में। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोला जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। यहां पे मैं बता दूं, जो पहले बोला जा रहा है मॉन्टेग्यू, वो सचिव हैं और चेम्सफोर्ड उस समय के वायसराय हैं। इसी तरह से मार्ले मिंटो जो मैं बोल रहा हूं यहां पर, तो मार्ले क्या है, सचिव हैं, और मिंटो क्या है, लॉर्ड मिंटो क्या है उस समय, वायसराय। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन इन फ्यूचर इसमें तो नहीं कंफ्यूजन करेगा। तो देखिए यहां इन तीनों में जो आपको अधिनियम बता रहा हूं, उस अधिनियम में, इस अधिनियम के तहत 1946 का एक चुनाव कराया गया था। इसमें 1946 का जो चुनाव हुआ था उसमें अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। एक अंतरिम सरकार जो कुछ दिन के लिए सरकार बना दी जाती है बेटा, अंतरिम सरकार का गठन किया गया। और वो गठन जब हुआ उसमें ऐसा बताया जाता है, आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है कि उस समय संविधान सभा के कितने सदस्य, 82% सदस्य कहां से आए थे, कांग्रेस से। तो कांग्रेस का एक एग्जैक्ट आंकड़ा पूछ सकता है कि संविधान सभा में लगभग कितने परसेंट कांग्रेस के सदस्य थे, तो आपको याद रखना चाहिए बेटा 82% थे। इसके अलावा कुछ मुस्लिम लीग के रहे, लेकिन वो किस एक्ट के थ्रू हुआ था, किस अधिनियम के थ्रू हुआ था, आपको तुरंत याद रहना चाहिए 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू 1946 का चुनाव, एक चुनाव और हुआ है। आप याद रखिए 1935 के एक्ट के थ्रू ही 1937 का भी चुनाव हुआ है, 1937 का भी चुनाव हुआ है, ठीक है। और वो भी आप पढ़े आगे कहीं में दिखाऊंगा, जहां पे आपको याद होगा 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी।
आपको याद आ रहा होगा बेटा, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि 1937 का जो चुनाव हुआ था उसमें 11 प्रांतों में से कुल कितने प्रांतों में आपकी कांग्रेस की सरकार बनी थी? तो आपको याद रहना चाहिए 8, एकदम एग्जैक्ट याद रखिएगा। और ये 8 बाद में आपको याद है द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के कारण जब गांधी जी के साथ सहमति नहीं बनी थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 8 प्रांतों में कांग्रेस ने इस्तीफा दिया था। याद रखिए द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के कारण और अपनी शर्तें मनवाने के कारण इस बात में मनभेद हुआ, मनमुटाव हुआ, उसके कारण इसको चलिए देख लीजिए आगे अगर मिलता है आगे देखेंगे भी। बाकी चीजें आप देखते चले जाइए। पैराग्राफ वाइज है बेटा। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी चीजें याद रखनी चाहिए कि ये जो हमारे संविधान सभा के सदस्य बैठे हुए हैं इसमें बड़ी हस्तियां से भी बैठी हुई है, इनको ये पता था कि हमें जनमत को लेके चलना है, मतलब जनता की राय। और उस समय जनता की राय किसके माध्यम से इनके पास आती थी? या इनकी बात उनकी प्रेस के माध्यम से जैसे आज जाती है वैसे उस समय था। उस समय प्रेस का सबसे अच्छा माध्यम आपको बता दिए, आपका अखबार है, रेडियो है, इस तरीके से आप जानते हैं। तो उस तरीके से एक बात जनमत की उनके तक पहुंचती थी और इनकी बात जनमत तक पहुंचती थी। याद रखिए। चलिए देख लीजिए आगे चलिए। ये आएगा बेटा, ये अच्छे तरीके से आप तैयार कर चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी आप किए। मैंने आपको ट्रिक बताया था कि इसमें जो समितियां हैं उसमें आप याद रखिए कि नियम समिति और संचालन समिति दोनों जोड़ लीजिए। नियम जिसने बनाया उसी को नियम के अनुसार संचालन कराया था आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखें, याद करने का ट्रिक है। अगर आप इस तरीके से याद करेंगे आपको गलत नहीं होगा। मैंने क्या बोला? नियम जिसने बताया, जिसने संचालन किया वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर बेटा मैंने आपको बताया था कि आपका संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति और इसके अलावा एक और है आपका राज्य समिति, ये तीनों के पंडित जवाहरलाल नेहरू आप एक साथ इकट्ठा बना ले दिमाग में। संघ के आपकी संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ जहां जा रहा है सब जा रहा है लगभग उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। यहाँ पर आपका पता है संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राज्य समिति। जैसे कि हमारे एक स्टूडेंट ने बताया बेटा तन्मय ने कहा बेटा सर कि जिस तरीके से संविधान में बहुत सारी जगहों पर राज्य का उल्लेख जो हम करते हैं वो कहीं ना कहीं देश के पर्पज से करते हैं। तो आप ट्रिक बना लें कि जो राज्य समिति भी है वो एक प्रकार से संघ समिति जैसा आप दिमाग में बिठा लें। वो भी किससे जोड़ रहे हैं? आपका मतलब आपके कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इसको ट्रिक बना लीजिए क्योंकि याद करिए समय कम है तो आप ट्रिक इस समय बना के याद कर लीजिए। दूसरा बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है प्रांतीय संविधान समिति। याद रखिएगा वल्लभ भाई पटेल जी का एक और है परामर्श समिति। प्रांतीय संविधान समिति और परामर्श समिति दोनों आपके वल्लभ भाई पटेल जी हैं। पा नाम से आपको ट्रिक बताया, पा अक्षर से आप इसको कर सकते हैं। ट्रिक बना लीजिएगा, अगर बना लेंगे तो जल्दी आपका तैयार होगा। इसके अलावा चलिए बहुत इंपॉर्टेंट झंडा समिति और मौलिक अधिकार। मैंने आपको ट्रिक बताया, आज ही बताया था ट्रिक, तो उसको आपको याद भी होगा। एफ नाम से इंग्लिश इसके कर लीजिए, फ्लैग और फंडामेंटल F2 यानी F2 के जेबी कृपलानी यानी फ्लैग के भी और फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकार के भी। याद रहेगा बेटा, ये जेबी कृपलानी आप कर लीजिएगा और खुद ही आपका भी जल्दी तैयार हो जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इसको आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। आपको बहुत सारे बच्चों को याद भी है और बहुत सारे बच्चे देख लेंगे तो कर देंगे। मुझे भरोसा पूरा अपने बच्चों पर, मुझे पूरा भरोसा कि आप करेंगे। तो इसमें याद रखिएगा यस पर्दा चाहे सुप्रीम कोर्ट और इसी के साथ बैठकर चलिए क्या नाम याद कर लीजिए सबसे नीचे। क्योंकि दोनों नाम आपका लगभग अलग जैसा लगेगा तो दोनों को एक साथ तैयार रखिए। संघ संविधान समीक्षा आयोग कौन है? बैठकर चलिए और सुप्रीम कोर्ट के पर्दाचारी। इसके बाद आपको अल्पसंख्यक एक अलग मिल रहा है, इंपॉर्टेंट हो सकता है बेटा एससी मुखर्जी। कौन है? एससी। चलिए आपको ये दोहरा दिया, उम्मीद करता हूं इसको आप ट्रिक बना के करेंगे तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब तेजी के साथ बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है मुख्य आवाज। मुख्य आवाज का मतलब होता है कि बहुत सारे सदस्य सब पढ़े लिखे विद्वान हैं। इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो कम योग्य है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी आपकी कुछ लोगों को ज्यादा महत्व दे रही है तो उसको हम देख लेते हैं। एनसीईआरटी में मुख्य रूप से तीन किसकी बात की गई है और वो तीन व्यक्ति हैं बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी और आपके वल्लभ भाई पटेल। इनको बारे में मैं बता दूं, जैसे मैंने अभी बताया कि आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारत का प्रस्तावना के रूप में भी बहुत कुछ आइडेंटिटी आएगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिए। दूसरा, भारत का जो झंडा है आज जो 3 कलर का हमारा रंग है उसको और नीला चक्र, इन सब की भी बात आपके उद्देश्य प्रस्ताव में किसने रखी? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये याद रखिए, एनसीईआरटी में लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा कि कैसा झंडा होगा, कैसा चक्र होगा। ठीक है, इस तरीके की बात मेंशन कौन कर रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इसके बाद अगला नाम मैंने क्या लिया, और ये ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं पर्दे के पीछे के हीरो रहे हैं। इन्होंने कई रिपोर्ट जो प्रारूप लिखते थे हम ड्राफ्टिंग कमेटी का, उसमें बहुत सारे ऐसी रिपोर्ट थी जिसमें लिखवाने में इन्होंने बहुत खास मदद की थी। दूसरा बेटा
जो आपस में वाद विवाद होता था विरोधी विचार के, उसके बीच में अगर कोई सामंजस्य बिठाता था, समझौता करवाता था, उसमें ज्यादातर इनका योगदान रहा है। विरोधी विचारों को, विरोधी जो हमारे विचार या जो विवाद होता था उसको समझौता करवाता। तो ये भी याद रखिए। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आपका राजेंद्र प्रसाद जी, मैंने शुरू में बताया कि नियम और संचालन इन्हीं का था, तो जाहिर सी बात है इनका यह भी कर्तव्य था कि संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य को बोलने का और अपनी बात रखने का मौका कौन देता था बेटा? राजेंद्र प्रसाद जी। तो 3 बात हो सकती है यहाँ से उठा दे, और नहीं उठाएगा तो आप बड़ा क्वेश्चन इसका लिख सकते हैं 8 नंबर में या 4 नंबर में, जो भी आएगा तो आप यहां से उठ सकते हैं। 3 मुख्य आवाज। अब 3 और कौन सी मुख्य आवाज है जो आपको पता है? त्रिगुट के नाम से फेमस, जिसमें बहुत बड़ा नाम, जो आप जानते हैं संविधान के सबसे बड़े में, आप वो जानते भी कि भारत में संविधान के पिता भी माने जाते हैं। कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बड़ी बात की। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके नॉलेज, क्या आपको मैं बता दूं, कानून का बहुत बड़ा ज्ञान था, और सबसे बड़ी बात इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े ज्ञान था। आप इस बात को सिर्फ, बहुत सारे लोग, आप पढ़े लिखे हैं बच्चा, आप जान रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको पता होगा, लेकिन इस बात को आप जानिए कि कितना विद्वान रहे होंगे कि लॉ की भी जानकारी है, इकोनॉमिक्स की भी जानकारी है, पॉलिटिक्स की भी जानकारी है, और बहुत सारे अदर सब्जेक्ट में भी इनकी पकड़ बहुत अच्छी। तो इसी कारण, इनकी नॉलेज के कारण ही हमारे जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने कहा कि हमारा पहला विधि मंत्री, कानून मंत्री किसको बनाया जाए? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया जाए। और वो बात हुई भी। इसके बाद प्रारूप समिति बनी थी, मैंने अभी दिखाया था यहाँ पर, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके भी अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। फिर 2 और सदस्य जो हैं, जो वकील की तरह काम करते, अच्छा मोस्टली इसमें वकील ही हैं, इस चीज को आप याद रखिए। उस समय सबसे बड़ा पद और सबसे सम्मानित पद वकील का ही था। आजादी के आसपास की बात मैं कर रहा हूं। इसके बाद आप देखिए इसमें कि एक नाम बहुत बड़ा आ रहा है, जहां से सीबीएसई ने सीधा सीधा पूछ दिया था किस स्टेट से आते थे। तो एक आपका नाम मिला होगा बेटा, गुजरात के मुंशी, अंडरलाइन कर लीजिए और जरूर देख लीजिएगा, 1 नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा एक बहुत बड़ा नाम मद्रास के अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और ये दोनों बंदे प्रारूप समिति में भी हैं। अब इस बात को जान लें, प्रारूप समिति में अंबेडकर जी को लेके कुल 6 सदस्य थे, यानी टोटल 7 सदस्य थे। इस चीज को याद रखिए। उसमें ये तो है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर और आपके के.एम. मुंशी। चूंकि के.एम. मुंशी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर का इसमें है व्याख्या, तो मैं बहुत डिटेल आज नहीं कर रहा हूं। उसमें कौन और अन्य 5 सदस्य हैं या 4 सदस्य उसमें, लेकिन टोटल 7 हैं। बाकी आप ये 3 नाम यहाँ पे किए। चलिए, इसके बाद बेटा 6 नाम आपके पास हो गए। इसके बाद भी 2 नाम और देगा, हो सकता है बड़ा क्वेश्चन पूछ जाए। तो 2 नाम और याद रखिए कि भारत के पहले संवैधानिक सलाहकार, जिनकी सलाह से संविधान में बहुत कुछ किया गया, और वो है बी.एन. राव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा बी.एन. राव। याद रखिए, एक क्वेश्चन सीधा 1 नंबर का भी है और बड़े क्वेश्चन में भी आप पुट अप कर सकते हैं, और वो है बी.एन. राव। आप याद रखेंगे, यहां देख लीजिए। और ये संवैधानिक सलाहकार थे भारत के। इसके बाद एक और अधिकारी की चर्चा, एक इनकी बात और कर दूं थोड़ी सी, जो अन्य देश से राजनीतिक रूप से हम जो व्यवस्थाओं का महत्व का अध्ययन किया, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, यही अध्ययन किए, और इन्होंने उस पर बहुत सारे पत्र तैयार किए कि इसमें से क्या अच्छाइयां ली जा सकती हैं और क्या छोड़ी जा सकती है। इस पे बी.एन. राव का बड़ा योगदान है। दूसरा बहुत बड़ा नाम बेटा एस.एन. मुखर्जी। और एस.एन. मुखर्जी में याद रखिएगा कि ये क्या थे? संविधान सभा के। ये सब क्वेश्चन आ सकता सीधा सीधा उठा के। मुख्य योजना का दूसरा बेटा, उस जो संविधान सभा की, उसमें वैदिक भाषा, मतलब कानूनी भाषा में उसको व्यक्त करने की जिम्मेदारी भी किसकी थी? आपके एस.सी. मुखर्जी। बस इतना ही है। आपको 8 नाम बता दिए। 8 नाम को अगर आप अंडरलाइन करके मेंशन करेंगे, उनका काम बता देंगे, तो आपको एग्जामिनर बहुत अच्छा नंबर देगा। अंडरलाइन सब लाइन को नहीं करना है, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में आदत हमारी होती है कि कभी कभी अंडरलाइन, तो आपका फर्क नहीं पड़ेगा। आपको उन्हीं पॉइंट्स को अंडरलाइन करना जो लगे कि हाँ ये अंडरलाइन करने के लिए। क्या पता क्या चला कि आप सभी अंडरलाइन करने लगे तो सभी कॉपी एक जैसी हो जाएगी, सारे क्वेश्चन एक जैसे लगेंगे, तो वो भी आपके अच्छा नहीं रहेगा। आप उन्हीं पॉइंट्स को करिए जो पॉइंट्स को लगता है कि ये हमारे लिए अलग से नंबर प्लस कर सकता है, उसको। चलिए करते हैं बेटा, आगे चलते हैं थोड़ा तेजी के साथ। इसके बाद यहां से 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा मैं नहीं बता रहा हूं। इसमें देख लीजिए, भारत के संविधान को पढ़ने में मेरी पहली बात बता दी थी, लगभग 3 वर्ष बता दिया था, 3 वर्ष। इसको याद रखें। और कुल 11 भारी भरकम रिकॉर्ड में मुद्रित करके, प्रिंट, मुद्रा मतलब जानते हैं, मुद्रित मतलब प्रिंट करके रखा गया। 11 भारी भरकम, 11 सेशन, 165 मीटिंग, 11 भारी भरकम रिकॉर्ड, और प्लस कुल कितने? 3 वर्ष लगभग लगे। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। चलिए हो जाएगा, इसको आप कर लीजिए। अब आते हैं बेटा, थोड़ा डिटेल में चलते हैं, थोड़ी और चीजें देख लेते हैं। ये मैं बोल चुका, इसमें मैं नहीं जाऊंगा ज्यादा। 13 दिसंबर को ही आपका उद्देश्य प्रस्ताव पारित या पेश किया था, किसने? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया। और ये अगर आप पढ़ेंगे
तो आप संविधान की जो प्रस्तावना पढ़ते हैं बेटा, आपको लगेगा कि सब कुछ लगभग इसी उद्देश्य प्रस्ताव में है जो संविधान की प्रस्तावना में लगभग आ गया है। इसमें संप्रभु की बात की गई है, समानता की बात की गई है, न्याय की बात की गई, सारी चीजें यहाँ आपको मिलेंगी जो आप इनका ध्यान रखेंगे। इन सब चीजों को, यही सारी बातें आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते समय कहा था, इस चीज को ध्यान में रखिए। ठीक है, इस यहाँ पर अल्पसंख्यक की बात की गई, पिछड़े लोगों की बात की गई, जनजातीय क्षेत्रों की बात की गई, दलित और अन्य पिछड़े वर्ग की बात की गई, बहुत सारी बात इस उद्देश्य प्रस्ताव में करेंगे। इसके बाद चूंकि जब उन्होंने पेश किया तो बहुत सारे जो संविधान सभा में बैठे लोग थे, उनमें से कुछ लोगों का यह कहना था कि हम सीधे सीधे दूसरे देशों से नकल कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट सीधे आएगा, मैं बता दे रहा हूं कि ये किसने कहा था कि हम सब सिर्फ नकल करने वाले नहीं है। इसको बाद में जवाहरलाल नेहरू ने बोला, जब कुछ लोगों ने कहा कि हम संविधान को नकल कर रहे हैं दूसरे देशों से, तो उन्होंने इस बात को कहा कि हम सिर्फ नकल नहीं कर रहे हैं, हम वहां की क्रांतियां, वहां जो जो चीजें अच्छी हुई उससे ले। जैसे फ्रांस की क्रांति से मैंने आपको बता दिया था, फ्रांस की क्रांति से न्याय, आपका समानता, स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व सब ले लिया। हमने कहां से? आपके अमेरिका से, वहां की क्रांति से भी प्रभावित हुए हैं। इसके बाद अगला हमने क्या किया बेटा? दूसरा एक बहुत बड़ी क्रांति जो हुई है रूस की क्रांति 1917, उसको लिया, वहां से भी हमारी बहुत सारी अच्छाइयों को लिया। तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ये कहना था कि हमने सिर्फ केवल नकल नहीं किया है संविधान बनाने में, हमने इन क्रांतियों से और अपनी परिस्थितियों से, अपनी जनता की परिस्थितियों, हमारी जनता की क्या परिस्थिति है, थोड़ा इस चीज को ध्यान से समझिएगा बेटा। इस क्वेश्चन को लिखने के आ सकता है, मैं बता दे रहा हूं आपको। इस चीज को अगर नहीं रखेंगे समझ के तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन इधर उधर कर सकते हैं लिखते समय। ध्यान रखेंगे तो आप नहीं करेंगे। जैसे आपको याद रखना कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं, इस बात को कैसे आप प्रूव करेंगे नेहरू जी की बात को सही? तो नेहरू जी ने ये कहा था कि हम नकल नहीं कर रहे बल्कि हम इन क्रांतियों से अच्छी बातों को ले रहे हैं, और प्लस हम उस चीज को लेने से पहले अपने देश की जनता की परिस्थितियों को देख के कि उनकी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, राजनीतिक परिस्थिति कैसी है, सामाजिक परिस्थिति कैसी है, उन परिस्थितियों में जो चीज अच्छा होगा उसको हम लेंगे। और हम अतीत को भूल नहीं रहे, हम उनसे सीख रहे हैं। और कोई अच्छी चीज लेने में कोई बुराई नहीं होती, वो चाहे कहीं दूसरी जगह से भी आए। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखें। इस चीज को विस्तार के साथ आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आप पैराग्राफ में कुछ और पॉइंट्स आपको मिलेंगे तो आप कर लीजिएगा। चलिए देखिए बेटा, इसके बाद मैं बता दूं, इसमें इसको पढ़ लीजिए। ये पैराग्राफ में क्वेश्चन आ सकता है, चूंकि सीबीएसई लगातार पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन पूछती है। आप इस पैराग्राफ को थोड़ा सा एक बार ही पढ़ लीजिएगा ठीक से बेटा, तो आप वहां जब अचानक से आएगा पेपर में तो आप इस लायक होंगे कि मैंने वो पढ़ा है, तो वो आंसर देने में आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा असहज महसूस नहीं करेंगे, सहज महसूस करेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा बेटा, तेजी के साथ हम ऐसे कुछ पॉइंट्स पे जाते हैं। देखिए ये सब है, हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं है, यहाँ आपको सारा आंसर वो दे देंगे कि हम यहाँ भारत की परिस्थितियों के अनुसार उसको लागू करें। अब बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से कुछ हेडिंग बदल रही है। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि संविधान सभा अंग्रेज बनवा रहे हैं, ये हिंदुस्तान के लोग नहीं बना रहे हैं, हम लोग नहीं बना रहे। कौन बना रहा है? अंग्रेज हमसे करवा रहे हैं। और ये उन्होंने कमेंट भी किया, और उसमें बहुत बड़ा नाम था, याद रखिए, हो सकता सीधा क्वेश्चन पूछ जाए। कौन था? कम्युनिस्ट सदस्य थे सोमनाथ लाहिड़ी जी। और उन्होंने देखिए इल्जाम लगाया कि ये इल्जाम लगाया कि जो लाहिड़ी ने कहा था कि अपने साथियों को समझाया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये काम हमसे कौन करवा रहा है? अंग्रेज करवा रहे हैं। याद रखिए, हो सकता है स्टेटमेंट याद है, डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं कि इसको कैसे काउंटर किया कैसे नहीं किया। अब सीधी लाइन याद रखिए, कौन ऐसा व्यक्ति था संविधान सभा के सदस्य कौन थे जिन्होंने बात कही थी कि हम अंग्रेजों की योजना को ही साकार कर रहे हैं, संविधान बना है? तो कौन था बेटा? सोमनाथ लाहिड़ी, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। इस बात को याद रखिए। चलिए सीधा देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा थोड़ा सा और। इसके बाद एडिटिव में आप देख लीजिए, बहुत सारे नाम हैं सोमनाथ लाहिड़ी का, यहाँ भी स्टेटमेंट है, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हम अपना संविधान खुद नहीं बनाएंगे तो यहाँ इंग्लैंड में जाकर केवल हमें नाचना पड़ेगा। और उस समय वहां के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी याद रखिए, आजादी के आसपास भारत जब आजाद हुआ दूसरे प्रधानमंत्री वहां कौन है? इटली। और वहां पर जाकर या किसी और के दरवाजे पे जाकर केवल हमको दस्तक देनी होगी, मतलब हम केवल वहां दस्तक देने जा रहे हैं, इस तरीके की बात उन्होंने कही। तो ये सारे स्टेटमेंट भी पैराग्राफ के बीच में से आ सकते हैं, इस चीज को आप थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब नेहरू जी का स्टेटमेंट सारे जगहों पे ये पढ़ा है, तो हो सकता है इससे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ जाए। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बता दिया था, ये आपका एक पिक्चर आएगा तो हो सकता है पूछ ले। ये 1919 का वही है बेटा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है, और ये दोनों ने 1919 का कानून पारित किया था, याद रखेंगे। ठीक है, अधिनियम जो 1919 का पारित किया गया था आपका यही है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए
अब यहां से इस चित्र से क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए सीधा देख लीजिए बेटा, आपका सीधा क्वेश्चन निकलेगा कि प्रांतीय विधायिकाओं में सीमित रूप से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस संविधान या अधिनियम से की गई थी। प्रांतीय लिख रहा हूं, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। प्रांत मतलब राज्यों में, राज्य की विधायिकाओं में सीमित रूप से भारतीयों को मौका देने की बात कब की गई, सीमित रूप से, पूरी तरीके से नहीं, थोड़ी बहुत आपको हम लिबरेट देंगे। कौन सा है, 1919। याद रखेंगे, आ सकता है भैया क्वेश्चन कि प्रांतीय विधायिकाओं में सीमित रूप से प्रतिनिधित्व देने की बात किस व्यवस्था से लागू हुई थी, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से लागू हुई। क्लियर हो गया, इस पिक्चर से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं वो नेहरू जी की जो नकल नहीं की है यहां से भी बात करूं तो उन्होंने बहुत सारी बात कही। तो यहां भी देखिए, भारत में बहुत सारे समाज सुधारक हुए जिन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, जिन्होंने ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम आप जानते हैं बेटा, राजा राममोहन राय, सती प्रथा का विरोध, विधवा विवाह के लिए आपके ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बाल विवाह के लिए तो बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया कि ना हो भारत में ऐसा। हिंदू धर्म में सुधार की बात, बहुत बड़ा हस्ती, इसको आप फॉलो करते हैं, यानी ऐसा नहीं है जो लोग कह रहे थे हम नकल कर रहे हैं। नेहरू जी ने कहा हम भारत में भी बहुत सारे ऐसे हमारे पास उदाहरण हैं जहां से हम इन चीजों को ले सकते हैं। और सुनिए, ज्योतिबा फुले, इनके नाम को मुझे बताने की जरूरत नहीं, गुलामगिरी किताब में उन्होंने बताया कि हमारे साथ जो हमारे निम्न वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोगों के साथ कितना अन्याय किया गया, उसको रखा। इसके अलावा मजदूर किसानों को लेकर भी भारत में बहुत सारे लोगों ने अपनी बात रखी है। आगे आपको एक सारे संविधान इसमें चैप्टर में आपको एनजी रंगा का नाम मिलेगा, जिन्होंने कहा था पृथक निर्वाचन में, मैं आगे बताऊंगा कि कहा था पृथक निर्वाचन में आप केवल अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, आप धर्म के आधार पर बात कर रहे हैं, जबकि असली में कौन गरीब, जो गरीब है वो असली में अल्पसंख्यक है, आप उसके सुधार की बात करिए। एनजी रंगा का स्टेटमेंट आ सकता है, मैं बता दे रहा हूं कि कौन पृथक निर्वाचिका में ये बात कर रहा था कि आप धर्म की बात ना करके गरीब और अमीर की बात करिए कि असल में गरीब कौन है, ये याद रखेंगे। आर्थिक की बात की थी उन्होंने, धार्मिक की नहीं। चलिए आगे देखते हैं, अभी आगे पहुंच जाएंगे तो देख ही लेंगे। इसके बाद ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, यहां से फिर एक क्वेश्चन आ सकता है बेटा 1909, 1919, 1935 में आपको पता है बेटा, मैं जल्दी से थोड़ा सा इसको लिख के बता दूं ताकि आपको थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए। भारत में आपको पता है कि हमारे यहाँ जो सत्ता का वो आपका बंटवारा है वो तीन, एक तो आपको पता है लेजिस्लेटिव, ठीक है, आपको पता है एग्जीक्यूटिव और एक पता है जुडिशरी। इसको आप बोलते हैं इंग्लिश में विधायिका या संसद, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। इन तीनों में का बंटवारा है, ठीक है, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, नियंत्रण और संतुलन करते हैं। तो याद रखिए बेटा कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच जो संबंध है उसका निर्धारण 1919 और 1935 के अधिनियम ने किया था। 1919 के अधिनियम ने किया कि कार्यपालिका विधायिका के नीचे आंशिक रूप से उत्तरदायी रहेगी। आंशिक मतलब थोड़ी बहुत, ये याद रखेंगे एग्जाम में। कार्यपालिका मतलब सरकार, सरकार संसद के प्रति आंशिक रूप से उत्तरदायी रहेगी। किस अधिनियम के तहत कहा गया था, 1919। उसके बाद पूरी तरीके से उत्तरदायी बना दिया, जो आज तक चल रहा है आजादी के बाद भी, और वो है 1935। दोनों क्वेश्चन याद रखें, पूरी तरीके से उत्तरदायी कब हुआ संसद के प्रति कार्यपालिका यानी सरकार, 1935, और आंशिक रूप से कब हुआ, 1919। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा, इसको भी देख लिया आप लोगों ने। एक क्वेश्चन आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से तो आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत है, 1935 का थे। इसके बाद आपको पता है कि यहां से 1935 13 दिसंबर 1946 से सारी बातें वही जो मैंने अभी आपको बताई, वही सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। कितने प्रतिशत थे, कितने प्रतिशत उस समय, तो ये कह रहे हैं कि बस एक डाटा दे रहे हैं तो उस समय भी वयस्क आबादी का मात्र 10 से 15% हिस्सा ही अपने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की उसमें आ पाता था, और उसमें भी मैंने बताया इनडायरेक्ट था, डायरेक्ट नहीं था। ये बात याद रखेंगे, ये थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ लिखी हुई है। अब आप थोड़ा सा देख लेते हैं अधिकारों का निर्धारण। अब अधिकारों के निर्धारण में सबसे बड़ी समस्या आपको पता है पृथक निर्वाचन की, अल्पसंख्यक की। ये पूरा चैप्टर में सबसे ज्यादा कहीं से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। तो एक तो आपको बता दिया, संभावना आप देख लीजिए क्वेश्चन की, अगर इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। पहली संभावना जो अभी मैंने बताया, हम नकल नहीं कर रहे हैं संविधान बनाने में, वहां से दो पैराग्राफ, 2 पेज पैराग्राफ लिखा हुआ है, वहां से क्वेश्चन कहीं से भी बना के पूछेगा। और अब अगला क्वेश्चन अधिकारों में पूछेगा, पहला क्या है, पृथक निर्वाचिका की समस्या। बेटा किसी मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप लोगों ने पढ़ के इसको बहुत समझा हुआ है, शायद आपको पता है पृथक निर्वाचिका उसको कहते हैं जहां पर हम ये कहते हैं कि जो समुदाय ज्यादा है या कम है, मान लीजिए किसी कंस्टिट्यूएंसी में निर्वाचन क्षेत्र हम बना देते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपको पता नहीं है तो ठीक है, नहीं पता तो एक बात आपका रिमाइंड हो जाएगा। आपको याद होगा कि कहीं पे भी किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में
उम्मीदवार भी उसी समुदाय का होगा और वोटर भी उसी समुदाय का होगा। मैंने आपको बताया था उम्मीदवार भी उसी समुदाय का होगा बेटा और वोटर भी उसी समुदाय का होगा। तो कहीं ना कहीं बाकी समुदाय वहां पर वोट देने से वंचित हो गया था, राइट टू वोट उसके पास नहीं रहेगा। इस चीज को याद रखेंगे, यही थी प्रत्यक्ष निर्वाचन। चलिए देख लेते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन में आगे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट भाई बहुत ज्यादा देना है तो पूछेगा। एक थे मद्रास से, पहला तो देखो ये नहीं पूछेगा बेटा, जहां तक लगता है इतना टफ नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ये पूछेगा कहां से थे। आपको एक बार बता दूं, भारत में मोस्टली संविधान सभा में क्वेश्चन उठाने का बहुत ज्यादा आप देखेंगे इस किताब में मद्रास से लोग रहेंगे, मद्रास से जो संविधान सभा के सदस्य थे वो रहेंगे। इसमें याद रखिए केवी पोकर, और केवी पोकर ने जो कहा था, आप इसका 2 स्टेटमेंट में यहां अंडरलाइन कर दे रहा हूं कि उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, उन्हें हम चाहकर भी नहीं हटा सकते। इसको सुन लीजिए ध्यान से बेटा, हम क्या कह रहे हैं, अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, उन्हें हम चाहकर भी नहीं हटा सकते। हमें जरूरत एक ऐसे राजनीतिक ढांचे की है जिसके भीतर अल्पसंख्यक भी औरों के साथ सद्भाव के साथ जी सकें और समुदायों के बीच मतभेद कम हो। मतलब कहने का क्या था कि वो कह रहे हैं कि कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां पर अल्पसंख्यक ना हो, लेकिन हमें करना क्या है कि उन्हें ऐसे राजनीतिक ढांचे में शामिल करने का राजनीति में, ताकि वो सद्भाव के साथ रहे भी और आपस में मतभेद भी कम होता चला जाए। क्योंकि वो कह रहे थे कहीं दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहां पे आपको अल्पसंख्यक ना मिले। उनको राजनीतिक ढांचे में शामिल कर लीजिए और उनके साथ सद्भाव से रहिए और उनके बीच में जो आप कोई विरोधी भावना है तो उसको कम करने का प्रयास करें। याद रहेगा, कर लेंगे स्टेटमेंट। अब आप ये बात ध्यान दीजिए, अब उन्होंने मुसलमानों के लिए जो एक और बात कही, मुसलमानों के लिए क्या कहा कि देश के शासन में मुसलमानों की एक सार्थक हिस्सेदारी होनी चाहिए राजनीति में। मैं बता रहा हूं राजनीति की बात कही थी, अभी मैंने उनकी स्टेटमेंट को पढ़ा कि राजनीति में हिस्सेदारी उनको दीजिए। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिश्चित करने के लिए उनके पास सबसे अच्छा साधन क्या है, पृथक निर्वाचन। और पृथक निर्वाचन में अलावा अगर आप करते हैं तो उन्होंने कहा कि अगर जो लोग मुसलमान नहीं है तो वो गैर मुसलमान जो है, जो कुछ भी कोई भी समुदाय के लोग हो सकते हैं, वो उन्हें अच्छी तरीके से कभी ना समझ सकते हैं और ना ही इस मुसलमान समुदाय का कोई उम्मीदवार अगर खड़ा हो गया तो उस पर सही उम्मीदवार को ही चुनेंगे। ये आप याद रखिए, इनका क्वेश्चन यही था। आपको समझ में आ गया मैंने क्या कहा बेटा, मैंने ये कहा कि अगर कोई भी अल्पसंख्यक है वो हर जगह कहीं भी मिल सकता है, अगर उसको सुधारना है तो राजनीति में उसके साथ सद्भावनापूर्ण व्यवहार करना होगा और उसे राजनीति में मौका सक्रिय रूप से देना होगा। इसके लिए सबसे अच्छा आंसर क्या है, उनको क्या देना चाहिए, पृथक निर्वाचन। क्योंकि अगर ये नहीं देंगे तो गैर मुसलमान जब भी चुनेंगे इनके उम्मीदवार को तो सही उम्मीदवार को कभी चुनेंगे नहीं और जिससे इनका विकास नहीं। समझ में आ गया, ये केवी पोकर है, मद्रास के हैं, इसको याद रखेंगे। चलिए स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। मैंने इतना डिटेल में इसको क्यों बता दिया, आप कह सकते थे इतना डिटेल में 1 नंबर के लिए बेटा आप लिखने के लिए आ जाएगा प्रत्येक निर्वाचक की समस्या क्या थी, तो केवी पोकर का ये सारा स्टेटमेंट आप बना के लिख लीजिएगा, बहुत नंबर दे देगा और बहुत अच्छा नंबर आपको मिलेगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद यहां पर कुछ ऐसे लोग भी हैं संविधान सभा में बैठे हुए जो उस बात को काटते भी थे कि गलत बोल रहे हैं, प्रत्येक निर्वाचक का सपोर्ट नहीं करते थे। अब बात करते हैं एक बड़े नाम जिन्होंने प्रत्येक निर्वाचक का सपोर्ट नहीं किया, वो कौन है, आरबी धुले। याद रखिए बेटा। अब इनका स्टेटमेंट क्या था, उन्होंने बहादुर जी को कहा, केवी पोकर को कहा कि अंग्रेजों के संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेल दिया और इसकी आड़ में उन्होंने तुम्हें घुसला लिया है। मतलब उनका कहना था कि अंग्रेजों की बात तुम कर रहे हो, अंग्रेजों की तरफ से तुम बोल रहे हो, उनके माइंडसेट के अनुसार चल रहे हो। और उन्होंने कहा अब इस आदत को बदल डालो, अब कोई तुम्हें भटकाने वाला नहीं है और प्रत्येक निर्वाचन की किसी समस्या का समाधान नहीं। याद रहेगा, यह भी स्टेटमेंट सीधा सीधा पूछ सकता है, आरबी लेकर निकाला। फिर आगे चलते हैं, आगे चलिए। अब यहां से कुछ बड़े नाम, यहां से मैं बता रहा हूं एक एक नंबर के क्वेश्चन दिमाग में बैठाते जाओ। आरबी धुलेकर ने क्या कहा था आपके केवी पोकर को कि अब आपको बहकावे में आप आ गए हैं, आप किसी के बहकावे में बोल रहे हैं और अब आपको कोई बहकाने वाला नहीं है, अब आप ऐसी कोई बात ना करें। अगली बात, बहुत बड़ा नाम जो आप जानते हैं, भारत के पहले गृह मंत्री, भारत को एक करने में सबसे बड़ा अगर मैं कहूं हाथ किसी का है तो सरदार पटेल। इन्होंने क्या कहा, ये लाइन आएगी, मैं बता दे रहा हूं, अगर सीधा सीधा आसान क्वेश्चन उठाएगा तो यही उठाएगा कि पृथक निर्वाचकों को विष के समान किसने कहा था, और कहा था हमारे देश की पूरी राजनीति में समा जा, मतलब पूरी तरीके से समा चुका है। कौन है, आप याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए इसके बाद उन्होंने एक बात और की कि इसके चक्कर में एक समुदाय, सुनिए आगे क्या बोल रहे हैं, एक समुदाय दूसरे समुदाय से भिड़ गया और टुकड़े हो रहे हैं, लोग
रक्तपात को जन्म दे रहे हैं, खून बहा रहे हैं और देश के विभाजन का कारण भी बनता चला जा रहा है। और फिर उन्होंने लास्ट में एक बात और बोली बेटा कि क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? क्वेश्चन मार्क है। अगर चाहते हो तो इस पृथक निर्वाचन की मांग को फौरन छोड़ दो। दो स्टेटमेंट का मिल गया। एक तो कहा कि सरदार पटेल ने कहा कि पृथक निर्वाचन एक ऐसा विष है जो हमारे राजनीति में पूरी तरीके से समा चुका है और इसके चक्कर में हम आपस में भिड़ गए, एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, टुकड़े हो रहे हैं राष्ट्र के, ये आप देख रहे हैं। फिर उन्होंने ये कहा था क्वेश्चन से क्या अगर इस देश में तुम लोग शांति चाह रहे हो तो तुम्हें इसको छोड़ना पड़ेगा, खासकर किसको? हो जाएगा स्टेटमेंट। क्या क्या होता है? केवी पोकर का, और इसके बाद उनका काउंटर कौन किया? धुले का। और फिर आपको दो स्टेटमेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। उनका देखिए यहां से बड़ा वाला भी मिलेगा, वो आपको पैराग्राफ तैयार करना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद यहां से क्वेश्चन वैसे बनता क्या है कि 1946 में एक मिशन आया था बेटा, मैंने आपको लिखवाया भी, आप पढ़े भी हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ चित्र है, बार बार कह रहा हूं चित्र से क्वेश्चन आएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में मैंने आपसे क्या बोलता, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि प्रांतीय विधायिकाओं में सीमित रूप से मताधिकार देने की शुरुआत 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से हुई थी। इसी तरीके से 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसे मंत्रिमंडल शासन भी कहते हैं, कैबिनेट मंत्रिमंडल मिशन भी कहते हैं, हिंदी में कैबिनेट को मंत्रिमंडल बोलते हैं। याद रखिएगा वो लोग लंदन से आए, उसमें 3 सदस्य थे इटली के साथ, ठीक है, मैंने आपको बताया भी है, तो इन चीज को याद रखिए। लेकिन इटली के साथ वार्ता करने के लिए आए हैं और यहाँ पर वो मिले हैं किससे? लियाकत अली से, मोहम्मद अली जिन्ना से, बलदेव से, और इसमें पैथिक भी है, पैथिक लॉरेंस भी है। मैं तीनों नाम बता दे रहा हूं जो आपको थोड़ा याद रखना चाहिए। एक तो इटली हो गए, क्लेमेंट इटली, एक पैथिक लॉरेंस और एक एलेक्जेंडर। लेकिन आप यहाँ पे इटली को याद रखो और पैथिक लॉरेंस। ये कब आए हैं? 1946। कौन मिशन था? कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन था बेटा? कैबिनेट। चलिए इसको कर लीजिएगा, इसमें बहुत डिटेल निकालने की जरूरत है, पर आगे हम लोग देखेंगे इसको भी। इसके बाद मुझे लगता है कि स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट ना छूटे क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे आपको मुझे लगता है कि शायद गोविंद बल्लभ पंत का भी देखें। इसके बाद मुझे लगता है सबसे ज्यादा बढ़िया स्टेटमेंट उन्होंने ही दिया है। ये किसने दिया था? पढ़िए। तो ये स्टेटमेंट सीधा सीधा आ सकता है। किसने कहा था कि मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचन अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी। और आपको मैं बताऊं, आप ये पढ़ लीजिएगा, आपको पैराग्राफ याद होगा। पहले गोविंद बल्लभ पंत जी ने केवी पोकर की बात को भी सही ठहराया था। आप पढ़ना स्टेटमेंट, आप जब यहाँ स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उनकी बातों को गोविंद बल्लभ पंत जी ने देखो कहा था, देखो यहाँ सुन लो, जल्दी देख लो। वो बहादुर के इस विचार से सुन लीजिए, केवी जो पोकर थे बहादुर के इस विचार से सहमत थे कि किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज के विभिन्न तबकों में वहां कितना आत्मविश्वास पैदा है। और विभिन्न तबका है कौन? अल्पसंख्यक का। और तभी वो राष्ट्र सफल होगा कि जब वो तबका आत्मविश्वास में आए कि नहीं हमको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, और तभी वो सफल हुआ। इसी नाते इन्होंने सपोर्ट किसको किया? बाद में, लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन इसका सोल्यूशन ये नहीं है। तो वो ये स्टेटमेंट याद करिए, कहीं ना कहीं अंत में किसके लिए आत्मघाती होगा? अल्पसंख्यकों को। आप पाकिस्तान के रूप में आप उदाहरण देख लीजिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप पाकिस्तान को देख लीजिए। इस स्टेटमेंट में कौन सा पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्रगति हो गई? कौन सा? हम तो सभी को लेकर चल रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखिए कि स्टेटमेंट गोविंद बल्लभ पंत जी ने बहुत पहले दे दिया, 1946-47 के आसपास दे दिया, और आज देखिए वो स्टेटमेंट कितना सही जा रहा है। आजादी के कितने दिन बाद दिया? 12 दिन बाद बोला था, 27 अगस्त 1947, और देखिए कितना सही हुआ। आज पाकिस्तान पीछे होता चला जा रहा है। एक ही समुदाय के लोग रहते हैं लेकिन वहां शांति स्थापित नहीं है, और हमारे यहाँ विभिन्न समुदाय के हम लोग हैं लेकिन भाई की तरह है, भारतीय की तरह है, और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि पृथक निर्वाचन का किसी चीज का हल नहीं। चलिए इसको आप कर लीजिएगा, इन फ्यूचर आप एसएस से भी इसको कोटेट कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और बहुत अच्छी बात ये थी, यहाँ पे मैं बता चुका हूं, बहुत बार मेरी बात हुई, अगर आप किसी देश में रहते हो व्यक्ति के रूप में सोचते हैं तो उस देश का प्रगति नहीं हो सकता जब तक आप नागरिक के रूप में नहीं सोचेंगे। यहां से ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। उन्होंने कहा था कि नागरिक बनने के लिए, यहां पर इस चीज को देख लें, यहां पे देखिएगा बेटा, यहां पे लिखा है गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था कि निष्ठावान नागरिक बनने के लिए लोगों को समुदाय और खुद के बीच में रखकर सोचने की आदत छोड़नी होगी। अपना निजी स्वार्थ छोड़ना होगा बेटा। अगर आप देश का विकास चाहते हैं, इस चीज के स्टेटमेंट से सुन लीजिए, तो आप आपसी और अपने स्वयं के लाभ का मत सोचिए। आप राष्ट्र को अगर रूप में रखेंगे तभी, और वो तब कब होगा? जब आप क्या बन जाएंगे? नागरिक बन जाएंगे, ना कि एक
व्यक्ति। अगर आप व्यक्ति के रूप में सोचेंगे तो अपना लाभ सोचेंगे, अपने समुदाय का लाभ सोचेंगे कि मेरे समुदाय का लाभ हो जाए, बाकी का हो या ना। लेकिन अगर आप नागरिक बने तो उसी पे बहुत इंपॉर्टेंट उनका एक स्टेटमेंट था बेटा जो आपको याद रखना है, और वो स्टेटमेंट था आपका कि खंडित निष्ठा के लिए हमारे पास, खंडित निष्ठा के लिए कोई जगह नहीं है। ये दिखावा वाला निष्ठा मत करो, करना है तो राष्ट्र के लिए करो, खंडित निष्ठा के लिए हमारे पास नहीं। ये स्टेटमेंट आ गया, किसने कहा था? गोविंद। दो स्टेटमेंट का हो गया, पृथक निर्वाचन अल्पसंख्यकों के लिए ही आत्मघाती साबित होगी। कौन कहा? गोविंद बल्लभ पंत। और खंडित निष्ठा के लिए कोई जगह नहीं है। हमें किस रूप में सोचना होगा बेटा? नागरिक के रूप में, ना कि खुद के रूप। और नागरिक के रूप में मतलब देश के लिए आप सोच रहे हैं। समझ में आ गया? बाकी स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिएगा, इतना आप टाइम में देख लीजिए। इसी कारण उन्होंने देखिए एक लाइन बोली है, आप पढ़ चुके हैं बार-बार, लेकिन इसको देख लीजिएगा बेटा कि अगर पिरामिड बनाए तो समाज का अगर पिरामिड बनाए तो आधार की और उसकी चोटी पर भी कौन होगा? यानी जो अगर मैं पिरामिड बना दूं तो यहां भी नागरिक होगा और यहां भी, तभी देश की प्रगति होगी। इस बात को ध्यान में, और ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये सब स्टेटमेंट लिखिएगा 8 नंबर वाले क्वेश्चन में, पिरामिड बनाने वाला याद आएगा तो जरूर मेंशन कर देना नागरिक का। चलिए देख लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद ऐसा नहीं है, हमारी कुछ ऐसी, हमारे संविधान सभा में ऐसे लोग भी रहे जो अल्पसंख्यक समुदाय से ही थे, लेकिन उन्होंने देश की एकता के लिए बहुत बड़ा काम किया है। इसमें बेगम एजाज रसूल का मैं नाम लूंगा, जो एनसीईआरटी ने दिया, वो अल्पसंख्यक समुदाय से, लेकिन वो पृथक निर्वाचन की सपोर्टर नहीं थी। देखिए कितना अच्छा स्टेटमेंट उन्होंने किया था। आप देखिए, बेगम एजाज रसूल आ सकता है बेटा, लिख सकते हैं। इन्होंने कहा कि पृथक निर्वाचन का आत्मघाती साबित होगी, क्योंकि इससे अल्पसंख्यक बहुसंख्यक से कट जाएंगे और अपनी प्रगति रोक बैठेंगे। सेम स्टेटमेंट गोविंद बल्लभ पंत जैसा है, आत्मघाती साबित होगी। बस एक स्टेटमेंट इन्होंने ऐड कर दिया, वर्ड बहुसंख्यक से कट जाएंगे, बाकी जनता से कट जाएंगे, अपने आप इनकी प्रगति रुक जाएगी। तो यानी ये नहीं है बेटा कि अल्पसंख्यक के सारे लोग ऐसा चाह रहे थे कि अलग हो जाए। ऐसे भी कुछ लोग हैं, जैसे बेगम एजाज रसूल जैसी महिलाएं हैं, जो देश की एकता को बरकरार रखना चाहती थी। चलिए हो जाएगा, इसको कर लीजिएगा बेटा। बाकी बहुत सारे आपको पृथक निर्वाचन से स्टेटमेंट में बताता जा रहा हूं, इसको ध्यान रखेंगे। अब समय भी हो रहा है, हमारे पास 7:30 के पहले तक मुझे कुछ जो टॉपिक कवर कर पाएंगे करेंगे, बाकी कल देख लेंगे जो समय मिलेगा। तो इसको एक और देख लेते हैं। केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है, मैंने बताया सभी क्वेश्चन। अभी तक हमने पृथक निर्वाचन में अल्पसंख्यकों की बात की, कम जो है। अब मैं बात करने जा रहा हूं एनजी गंगा जी की, जिन्होंने कहा था कि आप अल्पसंख्यक अगर धर्म के आधार पर देखेंगे तब तो आप सही निर्णय नहीं कर रहे हैं। असली में देखें तो वो लोग अल्पसंख्यक है बेटा, देख लीजिए। असली अल्पसंख्यक कौन है? तभी उसके, और इनको सुधारिए, इनको क्या दीजिए बेटा। देखिए, आप ये सब लड़ाई करने के बजाय ये करिए कि उनके पास जीने का अधिकार दीजिए। जीने का अधिकार आपको पता है, अनुच्छेद 21, जीने का अधिकार मतलब उनको भी साफ पानी मिले, उनको भी आवास मिले, रहने का अधिकार मिले, जीने का अधिकार मिले, वही अनुच्छेद 21 है ना। उसको भी घर तो हर व्यक्ति को चाहिए बेटा, हर व्यक्ति को भोजन चाहिए, हर व्यक्ति को साफ पानी चाहिए। ये क्या है? अनुच्छेद 21 ही तो है। तो इस चीज को याद रखिए। प्लस क्या है? पूर्ण रोजगार, मतलब इतना इस लायक रोजगार दे दो कि उसका कम से कम मिनिमम बेसिक बुनियादी चीजें तो पूरी हो जाए, तो पूर्ण रोजगार दीजिए। इस चीज को आप ध्यान रखिए। अब मुझे लगता है कि आप एनजी गंगा का स्टेटमेंट लेके आप इनका मुझे ऐसा लगता है बेटा अलग से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि इनके नजर में अल्पसंख्यक कौन थे और उनके सुधार के लिए क्या किया जा सकता है। बना के लिख लीजिएगा बेटा स्टेटमेंट। एक लास्ट लाइन इनकी है, थोड़ा देख लीजिए, शायद आपको कुछ समय याद आ जाए, ये भी पढ़ लीजिए। उन्होंने क्या कहा था, ये जरूर लिखना बेटा। गंगा ने कहा था कि उन्हें सहारों की जरूरत है और उन्हें बस एक सीढ़ी है, और वो सीढ़ी सरकार को और जो संविधान सभा बनाने वाले हैं उनको देनी चाहिए। हम एक सीढ़ी चाहिए। समझ में आ गया? कर लीजिएगा। एनजी गंगा भी आपका तैयार हो जाएगा, आप कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं बेटा। यही बात है रंजन जी वाली है कि जी नहीं, असली अल्पसंख्यक इस देश की जनता है। और कौन सी जनता? जो गरीब है, इनको खाने के लिए और आवास पाने के लिए या बेसिक चीज पाने के लिए ज्यादा समय देना पड़ता है या मिलना मुश्किल होता है। चलिए इसके बाद तो वैसा नहीं कुछ इंपॉर्टेंट एक मैं थोड़ा बात करूंगा। इसके बाद इसमें एक और जोड़ दे रहा हूं, पृथक निर्वाचन में जनजाति समुदाय जो जंगलों में रहते हैं, आप पता है, आदिवासी समुदाय, जनजाति आपको याद हो। और इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा कि गंगा जी ने भी इस बात को आदिवासियों के लिए भी उठाया था, लेकिन मेन जो उठाए थे वो थे जयपाल सिंह, झारखंड के बहुत बड़े नेताओं में से एक। हॉकी के कैप्टन भी रहे हैं, आपको बता चुका हूं, और एक ऐसे कैप्टन जिनके नेतृत्व में भारत 2 बार गोल्ड जीत चुका है।
इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो जयपाल सिंह, और इन्होंने बहुत अच्छी बात की। देखिए जयपाल सिंह, अगर एग्जाम में पूछे कि संविधान सभा में जनजातियों के लिए किसने सवाल उठाया था, तो आप याद रखिएगा जयपाल सिंह, झारखंड से हैं। देखेंगे, चलिए इसी बात थोड़ी कर लेते हैं बेटा इनके बारे में, जयपाल सिंह जी के बारे में थोड़ा स्टेटमेंट में जल्दी जल्दी पढ़ता हूं। उन्होंने कहा कि हमसे उम्मीद ही नहीं की जाती कि हम इस प्रस्ताव की पेचीदगियों को समझे, मतलब हमें इस लायक ही नहीं समझा जाता कि संविधान में हमसे भी कोई चर्चा करे, कि उनको हमें माना जाता है कि हम इससे बहुत हम समझ ही नहीं सकते इन चीजों को। बाद में उन्होंने कहा, लेकिन मेरा यह सहज विवेक कहता है कि हमें से हर एक व्यक्ति को मुक्त के इस मार्ग पे चलना चाहिए और मिलकर लड़ना चाहिए। महोदय, अगर भारतीय जनता में ऐसा कोई समूह है जिसके साथ साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है तो कौन है? हम लोग हैं। और कई साल पहले से, 6000 साल से अपमानित। आप तो 200 साल की बात कर रहे हैं अंग्रेजों के साथ, हम 6000 साल से ही अपमानित होते हैं। हमें क्या किया गया? आप पढ़ चुके हैं बेटा, बहुत सारे चैप्टर में मैंने आपको दिखाया था कैसे इनके संसाधन को, कैसे इनके जंगलों को छीन लिया जाता था, इनकी जमीनों को छीन लिया जाता। आपको पढ़ा है, आपने संथाल और बिरसा वाला सब पढ़ा, मैंने आपको बताया था। आपका पहाड़िया समुदाय, संथाल समुदाय बता चुका हूं, क्वेश्चन आएगा पहाड़िया समुदाय और संथाल समुदाय, कि संथाल समुदाय को कैसे उन लोगों ने रोक गए। कौन था वो? आपको पता होना चाहिए। जो संथाल समुदाय का सबसे ज्यादा प्रमोशन किया, बुकानन का स्टेटमेंट भी याद रखिएगा। बुकानन ने पहाड़िया के बारे में कहा था कि पहाड़िया उतने ज्यादा मेहनती नहीं होते हैं और संथाल बहुत मेहनती होते हैं। ठीक है, तो संथाल का उसने सपोर्ट किया था। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसके बाद उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात भी कही, उद्देश्य प्रस्ताव वाली, कि बाद में उन्होंने कहा कि हमें भी शामिल किया जाए, हमें भी। लेकिन इसमें एक चीज इन्होंने ये कहा था बेटा, जयपाल सिंह का स्टेटमेंट थोड़ा देख लें, कि जयपाल ने कहा था कि हमारा कहना है कि आपको हमारे साथ घुलना मिलना चाहिए, हम आपके साथ मेल जो चाहते हैं। जयपाल सिंह पृथक निर्वासिता के हक में नहीं थे, लेकिन उनका भी यह लगता था कि विधायिका में आदिवासियों को भी प्रतिनिधित्व प्रदान करना चाहिए, जैसे सीटों का आरक्षण दिया जाए और प्लस नौकरी में भी हमारी बात सुनी जाए। याद रखिए, कहां था हमारा आरक्षण, कहां पृथक निर्वाचिका हमको नहीं चाहिए, लेकिन हमें मिनिमम आरक्षण दे दो। कहां पर? विधायिका में भी और सरकारी नौकरियों में। याद रखिए, देखिए इसके बाद से भारत सरकार ने लागू भी किया है संसद में और विधायिका में, विधानसभा में भी, आप देख सकते हैं राज्यों में। याद रहेगा। तो ये यहां तक का था बेटा, और ये स्टेटमेंट था। और इसके बाद कल से हम शुरू करेंगे डिप्रेस कास्ट वाला, जो दलित हमारे अम्बेडकर जी का इसमें स्टेटमेंट देख लेंगे, कल शुरू करेंगे इसको। ठीक है, और बाकी कल यहां से शुरू करेंगे, तो इसको कर लेंगे।